वो लोग इंडिया 2-3 साल में एक बार भी नहीं आ पाते, क्योंकि वहाँ से फ़्लाइट इतनी लंबी होती है और प्लस टिकट्स इतने एक्सपेंसिव होते हैं। हाय गाइस। तो आज का हमारा वीडियो है दुबई वर्सेस कनाडा का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बाकी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और अगर आपने हमारा दुबई वर्सेस कनाडा का पार्ट 1 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। तो किसी भी कंट्री में मूव होने के लिए वहाँ का वेदर जान लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए जानते हैं दुबई और कनाडा के वेदर के बारे में। तो देखा जाए तो दोनों ही कंट्रीज़ का वेदर अपनी अपनी जगह पर एक्सट्रीम होता है, बिकॉज कनाडा में एक्सट्रीम ठंड होती है तो दुबई में पड़ती है एक्सट्रीम गर्मी। तो पहले बात करते हैं कनाडा की वेदर कंडीशंस के बारे में। तो कनाडा में सिर्फ 3 महीने ही समर्स होते हैं और बाकी के 9 महीने बहुत ही एक्सट्रीम ठंड होती है, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल पाते। मोस्टली स्नोफॉल हो रही होती है और रोड्स ब्लॉक होते हैं स्नो की वजह से, और सनलाइट भी नहीं होती, जिसकी वजह से काफ़ी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों को इतनी ज़्यादा हार्श वेदर कंडीशंस में रहने की आदत नहीं होती, इसलिए उनको कनाडा की वेदर से यूज़ टू होने में काफ़ी साल लग जाते हैं। तो अगर दुबई की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 2-3 महीने ही एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, बाकी के यहाँ पर 9 महीने बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट वेदर होता है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि जून चल रहा है और यहाँ पर वेदर बहुत ही अच्छा है। टेम्परेचर सिर्फ 30 डिग्रीज़ है और इतनी अच्छी हवा चल रही है कि अभी भी लोग बाहर जाकर आउटडोर एक्टिविटीज़ एंजॉय कर पा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर 12 महीने सनलाइट होती है, इसलिए लोग बहुत ही पॉजिटिव और हैप्पी फील करते हैं, और सन की एब्सेंस में जो डिप्रेशन होती है वो यहाँ पर लोगों को नहीं होती। तो दोस्तों, क्योंकि आज हम अपना ट्राइपॉड घर पर ही भूल गए हैं, तो इसलिए वीडियो लेने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई है। तो आज मैं आपको वीडियो में कम दिखूंगा, और अगर आप मुझे वीडियो में मिस कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और गाइस, तो बात करते हैं लोकेशन की। तो आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि दुबई वर्ल्ड के मैप में एकदम सेंट्रली लोकेटेड है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी भी कंट्री के लिए फ़्लाइट की ड्यूरेशन कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है, और इसलिए यहाँ से किसी भी कंट्री ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, जो कि इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ऑल्सो ये इंडिया से इतना ज़्यादा पास है क्योंकि सिर्फ 3 घंटे की फ़्लाइट होती है, इसलिए यहाँ पर रहने वाले लोग हर साल अपनी होम कंट्री विज़िट करते हैं, और काफ़ी लोग तो साल में 3-4 बार विज़िट करते हैं, जैसे कि मैं करती थी व्हेन आई वाज सिंगल एंड लिविंग अलोन अवे फ्रॉम माय फैमिली, और उसकी वजह से मुझे कभी भी यहाँ पर अकेले रहते में होम सिकनेस नहीं हुई। और अगर हम बात करें उन लोगों की जो कि कनाडा, यूएस या ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में रहते हैं, जिनमें से कि काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, तो वो लोग इंडिया 2-3 साल में एक बार भी नहीं आ पाते, क्योंकि वहाँ से फ़्लाइट इतनी लंबी होती है और प्लस टिकट्स इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर बात करें तो मेरी एक कज़न जो कनाडा मूव हुई थी, वो 6 महीने में अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस इंडिया आ गई, बिकॉज वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा होम सिक फील कर रही थी, और उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो मेरी तरह हर 2-3 महीने में इंडिया आके अपनी फैमिली को विज़िट कर सके। तो इसलिए कनाडा का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो इंडिया से बहुत ज़्यादा दूर है। बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की। तो कनाडा में तो सभी जानते हैं कि वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है, और वहाँ पर वर्किंग आवर्स बहुत ही शॉर्ट हैं। मोस्टली लोगों की 9 to 5 शिफ्ट होती है, और 5 बजे सब अपने ऑफिस से निकल जाते हैं और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और दुबई में काफ़ी लोगों को लॉन्ग वर्किंग आवर्स की शिकायत होती है, जो कि काफ़ी हद तक सही है, बिकॉज अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो जब मैं एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रही थी, तो वहाँ पर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऑफिशियल वर्किंग आवर्स 9 to 7 थे, जो कि होते हैं 10 घंटे, और हफ्ते में 6 डेज़, यानी कि सिर्फ हमें फ्राइडे ऑफ मिलता था। जबकि यहाँ के गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको वीक में सिर्फ 48 आवर्स मैक्सिमम आप काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा काम करना अलाउड नहीं है। बट जब मैंने जॉब चेंज करी और मैं गवर्नमेंट फर्म के लिए काम करने लगी,
तो वहाँ पर हमारे वर्किंग आवर्स 9 to 5 थे और 4:45 पे मोस्टली सभी लोग अपना सिस्टम बंद करके लॉग आउट करके निकल जाते थे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और आपका मैनेजमेंट कहाँ का है, बिकॉज मोस्टली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग ही अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा वर्किंग आवर्स के लिए पुश करते हैं। बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी की, तो काफ़ी लोगों को ये डर होता है कि दुबई में क्योंकि आपके पास PR नहीं होती, तो अगर आपकी जॉब चली जाए तो आपको रातों रात कंट्री छोड़ के जाना पड़ता है और अपना सारा सामान, घर, गाड़ी सब कुछ बेच के फ़ॉरेन निकलना पड़ता है और कंट्री छोड़नी पड़ती है, विच इज़ नॉट ट्रू। अगर आपकी जॉब चली जाती है तो मोस्ट केसेस में कंपनीज़ आपको 2 से 3 महीने का टाइम देती हैं दूसरी जॉब ढूंढने का, और अगर कंपनी आपको टाइम नहीं देती तो गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास 30 डेज़ का टाइम होता है। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि 30 डेज़ या 2-3 महीने कम है तो आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उस पर रह सकते हैं अपने घर में और दूसरी जॉब ढूंढने का ट्राई कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको जॉब नहीं मिलती तो आप उस 3 महीने के विज़िट वीज़ा को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं 3 और महीने के लिए। तो टोटल आपके पास 6 से 8-9 महीने होते हैं दूसरी जॉब ढूंढने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनफ टाइम है किसी को भी जॉब ढूंढने के लिए। तो जॉब लॉस बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव टॉपिक है, बिकॉज जॉब की तो किसी भी कंट्री में कोई गारंटी नहीं है। और जितने भी हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कनाडा में रहते हैं जिन्हें हम जानते हैं, उनकी भी जॉब चली गई थी और काफ़ी लोगों को तो 6 महीने तक दूसरी जॉब भी नहीं मिली थी। और उनमें से बाकी लोगों को कोई भी रैंडम कमीशन बेस्ड जॉब करनी पड़ी, या वो अपनी इतनी अच्छी हाई प्रोफाइल जॉब छोड़ के कोई रियल्टर बन गया या कोई कुछ और ऐसे रैंडम काम करने लगा। तो जॉब सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है पूरी दुनिया में, इसलिए जॉब सिक्योरिटी के मामले में तो आई वुड से कि कनाडा और दुबई दोनों ही सेम पेज पर हैं। तो अब बात करते हैं सैलरी ग्रोथ की। तो कनाडा में सैलरीज जो हैं वो जॉब स्पेसिफिक होती है, यानी कि हर प्रोफाइल के लिए एक बजट होता है और आपको उसी हिसाब से सैलरीज ऑफ़र की जाती हैं। और वहाँ पर हर साल जो इंक्रीमेंट होता है उसमें सैलरीज नॉर्मली 2 से 3% बढ़ती हैं, जो कि बहुत ही कम है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर दुबई की बात करें तो दुबई में सैलरी ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सैलरीज कंपनी स्पेसिफिक होती हैं। तो आपकी सैलरी डिपेंड करती है कि आप किस तरह की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप किसी छोटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उसी प्रोफाइल के लिए आपको बहुत ही कम सैलरी मिलेगी, पर आप जितनी बड़ी कंपनी में काम करेंगे आपकी सैलरी उतनी ज़्यादा होगी। तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, इसलिए यहाँ पर मैंने जो बोला वो आवाज़ साफ समझ में नहीं आ रही। मैं एक बता रही थी एग्जाम्पल अपनी फ्रेंड का, जो कि दुबई आई थी इंडिया से, और उसने अपनी जब फर्स्ट कंपनी ज्वाइन करी थी तो उसकी इनिशियल सैलरी 5,000 दिरहम थी। बट जैसे जैसे उसने जॉब स्विच करी तो 4 साल में उसकी सैलरी 3 गुना बढ़ गई और अब उसकी सैलरी 15,000 दिरहम है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो आप जैसे जैसे यहाँ पर जॉब स्विच करेंगे और जितनी बड़ी कंपनी में मूव होंगे आपकी सैलरी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो गाइज़, अगर इमिग्रेशन प्रोसेस की बात करें तो आप में से वो लोग जो कनाडा जाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं वो ये बात जानते होंगे कि कनाडा की PR मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। काफ़ी केसेस में लोगों को 2 से 3 साल भी लग जाते हैं और ये प्रोसेस बहुत कॉस्टली होता है, जिसमें लोगों के लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और जिसकी कोई गारंटी भी नहीं होती कि PR मिलेगी भी या नहीं। और क्योंकि ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम होता है तो हर कोई इसके लिए एलिजिबल भी नहीं होता, तो इट्स नॉट गारंटेड कि हर कोई कनाडा मूव हो सकता है। एंड गाइज़, अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो प्लीज़ गो एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि हम वहाँ पर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट डालते हैं अपनी लाइफ के बारे में और दिखाते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी जगहें दुबई, आबू धाबी, UAE की। तो ये है हमारा हैंडल, प्लीज़ गो एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। तो गाइज़, मैं आप लोगों को एक बहुत ही यूज़फुल फन फैक्ट बताना चाहती हूँ, बल्कि दिखाना चाहती हूँ, जो मुझे UAE के बारे में बेस्ट चीज़ लगती है। एंड ट्रस्ट मी, हम इतनी सारी कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुके हैं और ये चीज़ मैं किसी और कंट्री में इमेजिन भी नहीं कर सकती। तो ये है यहाँ का पब्लिक वॉशरूम, क्योंकि हम एक पब्लिक पार्क आए हुए हैं और देखिए यहाँ का पब्लिक वॉशरूम किस लेवल का होता है।
इतना बड़ा है, इतने सारे टॉयलेट कैबिन्स बने हुए हैं, हैंड ड्रायर, वॉश बेसिन, हैंड वॉश, वाटर, टिश्यू पेपर, एवरीथिंग। मतलब ये चीज़ तो मैं मानती हूँ कि यूएई को कोई बीट नहीं कर सकता क्लीनलीनेस के मामले में। ऑलराइट गाइस, तो ये था इसका वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको काफ़ी कुछ इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कनाडा और दुबई के बारे में, और जिसके बेसिस पे आप अपने इमिग्रेशन का डिसीजन ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें और बाकी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि तो उनकी भी हेल्प हो सके इतने बड़े डिसीजन को लेने में। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। And now we'll see you next Saturday. Until then, take care. Bye-bye. Bye.